मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका हार्दिक अभिनंदन है एसआर ग्लोबल एकेडमी अजीतगढ़ रोड भिवाला के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और कोविड-19 जैसी महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, इसमें आप और हम भी इससे छूटे नहीं हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप घर रहकर इस बीमारी से एक योद्धा की भांति लड़ रहे होंगे। और इसी माहौल में एसआर ग्लोबल एकेडमी सभी बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आया है। उम्मीद करता हूँ यह लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। आई होप सो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आरबीएसई क्लास 10 साइंस का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या होता है। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है साइंस का फर्स्ट लेसन। नेक्स्ट हेडिंग जो है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन और मानव स्वास्थ्य। हमें पता है कि मानव जो है वह एक प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म में काउंट होता है या इंक्लूड किया जाता है, और उसे सर्वाइव करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या जितने भी फंक्शंस ऑपरेट होते हैं उन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूर्ति करने के लिए भोजन की यही आवश्यकता होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फ्लो चार्ट से इसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हेडिंग हमारी फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा न्यूट्रिशन। आफ्टर दैट फूड को टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है, बैलेंस फूड और अनबैलेंस फूड। नेक्स्ट वन टॉपिक मल न्यूट्रिशन। उसके भी 3 कैटेगरीज होंगी, विटामिन मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन मल न्यूट्रिशन एंड मिनरल्स मल न्यूट्रिशन। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, एडिक्टिव सब्सटेंस। एडिक्टिव सब्सटेंस की कुछ कैटेगरीज होगी जिनमें गुटखा, टैबैको, एल्कोहल, ओपियम। एंड नेक्स्ट वन मिसयूज ऑफ मेडिसिन। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन। इस सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए ये चैप्टर अपन फिनिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे इससे जुड़े रहेंगे, जुड़कर इसका बेनिफिट जरूर लेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, न्यूट्रिशन इज द साइंस दैट इंटरप्रेट्स द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस इन फूड इन रिलेशन टू मेंटेन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हेल्थ, डिजीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। न्यूट्रिशन एक प्रकार से कह सकते हैं, न्यूट्रिशन का अध्ययन जो है, न्यूट्रिशन के बारे में जानना एक प्रकार की विज्ञान की स्टडी करना होता है या विज्ञान का ही हिस्सा होता है, जिसमें हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में इंक्लूड होते हैं मोस्टली, और उनका रिलेशन मेंटेनेंस एंड ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हेल्थ एंड डिजीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इनसे संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट कंटेंट न्यूट्रिएंट से रिलेटेड आता है। Nutrients are the compound in food essential to the life and health, providing us with energy। अगर हम बात करें न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स वे कंपाउंड्स होते हैं जो भोजन में आवश्यक रूप से लाइफ को सर्वाइवल करने के लिए, अच्छी हेल्थ रखने के लिए एंड इसी के साथ साथ हमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए, इसी के आगे द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रिपेयर, शरीर में जो मरम्मत होती है, रिपेयरिंग होती है, उन सेल्स की जो डैमेज हो चुकी हैं उनको रिपेयर करने के लिए, ग्रोथ के लिए, और सब्सटेंस नेसेसरी टू रेगुलेट केमिकल प्रोसेस, और शरीर में कंप्लीट होने वाले जो रेगुलर केमिकल प्रोसेस होते हैं उन सब के लिए न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। देयर आर 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें यहाँ पर लगभग 6 प्रकार के मेजर न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी शो कर रखी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जैसा कि आप सब जानते हैं
कार्बोहाइड्रेट वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों के स्पेसिफिक रेशियो में मिक्सचर प्रोडक्ट को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। नेक्स्ट वन लिपिड्स या फैट्स एंड नेक्स्ट वन प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट को अपन लेते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट इज फैट। जैसा कि बच्चों आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, हेंस दे आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हैं वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटीन फैसिलिटेट ग्रोथ एंड रिपेयर एंड हेंस इट इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर हम बात करें प्रोटीन से रिलेटेड, तो प्रोटीन जो है हमारे शरीर को ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इस वजह से हम इन्हें शरीर के निर्माण के लिए या ये कह सकते हैं बॉडी के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थों के रूप में या आवश्यक खाद्य पदार्थों के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट वन विटामिन एंड मिनरल्स। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, विटामिन और मिनरल्स ये दोनों ही जो हैं वो हमारे शरीर में माइनर लेवल के ऊपर उपभोग में आते हैं, काम में आते हैं, जो हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके अगेंस्ट से फाइट करते हैं एंड इसी के साथ साथ ये प्रोटेक्टिव फूड में काम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा फूड। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जैसा कि हम जानते हैं भोजन में भिन्न भिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, उसके आधार पर भोजन को टू टाइप्स की कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन बैलेंस्ड फूड और सेकंड वन अनबैलेंस्ड फूड। बैलेंस्ड फूड में अगर देखते हैं तो ए फूड विच हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस्ड फूड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एक ऐसा भोजन जिसमें पोषक पदार्थों का सही अनुपात अगर पाया जाता है तो उस खाद्य पदार्थ को, उस भोजन को बैलेंस्ड फूड कहते हैं। ए बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक बैलेंस्ड डाइट जो होती है अति आवश्यक होती है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, शरीर का एक अच्छे से विकास हो सके और अच्छा सा डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए बैलेंस्ड डाइट की अति आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, इवन फॉर ग्रोन अप एडल्ट्स ए बैलेंस्ड डाइट इज नेसेसरी टू मेंटेन गुड हेल्थ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैलेंस्ड डाइट लेने से हमारा शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। नेक्स्ट, सेकंड कैटेगरी है अनबैलेंस्ड फूड। ए फूड विच डज नॉट हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फूड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, अनबैलेंस्ड फूड का एक स्पेसिफिक डेफिनेशन लिखा हुआ है जिसमें भोजन में सही अनुपात में अगर न्यूट्रिएंट्स की एबिलिटी नहीं होती है तो ऐसे खाद्य पदार्थ को, ऐसे भोजन को हम अनबैलेंस्ड फूड कहते हैं। अनबैलेंस्ड फूड कैन हैव मैनी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। अगर हम बात करें अनबैलेंस्ड फूड में, यदि लंबे समय तक या एक छोटे समय की अवधि तक जो भी कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी अगर शॉर्टेज रहती है तो उससे मल न्यूट्रिशन उत्पन्न हो जाता है, यानी वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी से, डिजीज से या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी भी जनरेट हो जाती है। ये सारे फैक्टर यहाँ अनबैलेंस फूड की वजह से जनरेट होने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं मल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। मल न्यूट्रिशन का सेंस है कुपोषण। Lack of some or most of the nutrients in a person's diet for a long duration is called malnutrition। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति की डाइट में एक ही प्रकार के कंटेंट का या कंपोनेंट्स का लैक होना या उसकी डिफिशियंसी होना लंबे समय तक या शॉर्ट ड्यूरेशन तक मलन्यूट्रिशन का कारण माना जाता है। नेक्स्ट है मलन्यूट्रिशन कैन रिजल्ट इन अ मेनी डिजीज। इसका जो परिणाम होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो मेनी टाइप की डिजीज जो होती हैं उनको जनरेट करना होता है। नेक्स्ट कंटेंट मलन्यूट्रिशन
का फर्स्ट टाइप लेते हैं इसमें विटामिन मलन्यूट्रिशन। विटामिन्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन्स हमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर इनकी आवश्यकता होती है। बट लैक ऑफ विटामिन्स कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अगर बात करें हमारे शरीर में विटामिन्स की अगर कमी होती है तो उससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ पर्टिकुलर एक टेबल की प्रेजेंटेशन से हम इजी वे में इसको समझ सकते हैं कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और जिनकी वजह से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और क्या उनके सिम्टम्स होते हैं। तो फर्स्टली हम विटामिन्स के यहाँ टाइप्स देख रहे हैं। सबसे पहले विटामिन ए, उससे उत्पन्न होने वाली डिजीज जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम डिफिशियंसी डिजीज भी कहते हैं। यानी विटामिन ए से उत्पन्न होने वाली डिफिशियंसी डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस। इसके सिम्टम्स हमें डिफिकल्टी इन सीइंग इन डिम लाइट। नेक्स्ट कहते हैं थायमिन B1। ये विटामिन B1 इसका नेम जो है वो थायमिन है। इससे डिफिशियंसी डिजीज जो उत्पन्न होती है वो है बेरी। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स में अगर बात करते हैं तो वीक हार्टबीट, वीक मसल्स एंड नर्व्स, यानी ये कह सकते हैं मसल्स और नर्व्स का कमजोर होना और वीक हार्टबीट होना, ये इसके सिम्टम्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2। राइबोफ्लेविन से डिफिशियंसी डिजीज राइबोफ्लेविनेसिस। और अगर हम बात करें सिम्टम्स के बारे में तो क्रैक्ड स्किन नियर लिप्स एंड माउथ, यानी लिप्स और माउथ के आसपास की जो स्किन होती है, नियरेस्ट जो स्किन होती है वो क्रैक हो जाती है। एंड इसी के साथ साथ लॉस ऑफ मेमोरी, ये सबसे बड़ा क्या ये कह सकते हैं, तो ये कह सकते हैं कि विटामिन B2 की वजह से सबसे बड़ा जो सिम्टम्स यहाँ देखने को मिल रहा है वो हमारी लाइफ में लॉस ऑफ मेमोरी। लंबे समय तक अगर विटामिन B2 की कमी रहती है तो वह व्यक्ति की जो मेमोरी होती है वह धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। इसी के साथ नियासिन B3 पेल्ट्रा इसकी डिफिशियंसी डिजीज, सिम्टम्स में क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन टंग एंड स्किन। नेक्स्ट विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन C कहते हैं। मोस्टली जो विटामिन है वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है। सिट्रस फ्रूट का सेवन, जितने भी खट्टे प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादातर एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C की एबिलिटी होती है। और डिफिशियंसी डिजीज में अगर बात करें तो इससे उत्पन्न होने वाला जो रोग है उसे हम स्कर्वी कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसके सिम्टम्स में लिखा हुआ है ब्लीडिंग गम्स एंड स्पॉट्स ऑन स्किन, यानी जो मसूड़े होते हैं उनसे ब्लीडिंग होने लग जाती है और स्किन के ऊपर भी स्पॉट वगैरह हो जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो है हमारा वो है कैल्सीफेरॉल, जिसे हम विटामिन D के नाम से जानते हैं। और हमें पता है कि सर्दियों में हमें धूप इसलिए सेवन करते हैं जिससे हमें विटामिन D मिल सके और एक प्रकार का केमिकल फॉर्मेशन होता है और इससे इसकी शॉर्टेज से जो डिफिशियंसी डिजीज प्रोड्यूस होती है उसका नाम है रिकेट्स। नेक्स्ट वन, इसके सिम्टम्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो लेग बोन होती हैं या बोन्स ऑफ लेग होती हैं वो बेंड होने लग जाती हैं और नीज जो हैं, घुटने जो हैं वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। नेक्स्ट कंटेंट विटामिन मलन्यूट्रिशन के बाद स्टार्ट करते हैं प्रोटीन मलन्यूट्रिशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मलन्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है जिसमें हम देख पा रहे हैं प्रोटीन मलन्यूट्रिशन। पुअर पीपल्स आर अनेबल टू टेक इनफ प्रोटीन इन अ डाइट। जैसा कि हम जानते हैं गरीब व्यक्ति जो होता है अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को ग्रहण नहीं कर सकता। देयर डाइट मेनली कंटेन कार्बोहाइड्रेट, उसकी ज़्यादातर मोस्टली जो पुअर पीपल जो होते हैं उनकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। दिस रिजल्ट इन प्रोटीन मलन्यूट्रिशन। और अगर बात करें इसका परिणाम ये होता है कि वह प्रोटीन के कुपोषण से शिकार हो जाता है। एंड दिस कंडीशन रिजल्ट्स इन ए डिजीज कॉल्ड क्वाशियोल। और प्रोटीन की कमी से उत्पन्न होने वाला जो रोग है उसे हम क्वाशियोल डिजीज कहते हैं। कुछ सिम्टम्स के बारे में यहाँ चर्चा करते हैं क्वाशियोल डिजीज के सिम्टम्स के बारे में। तो देखिए, ब्लोटेड स्टमक, ड्राई स्किन, पैची स्किन, लैक ऑफ हंगर एजेट्रा, इससे रिलेटेड कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये डिजीज जो होती है बेसिकली यूजुअली अफेक्ट द चिल्ड्रन, सामान्यतः है बच्चों को प्रभावित करती है। एंड इसी के साथ साथ इट ऑल्सो अफेक्ट्स द प्रेग्नेंट वुमेन, और बच्चों के साथ साथ ये है
न्यूट्रिशन जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको भी ये प्रभावित करती है। तो क्वाशिक्योर के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके सिम्टम्स हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है मैरस्मस, और ये भी एक सेकेंड डिजीज है जो प्रोटीन मलन्यूट्रिशन की वजह से उत्पन्न होती है। When the diet lack both protein and energy giving food, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैरस्मस से रिलेटेड कि डाइट के अंदर यदि प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी गिविंग फूड की भी शॉर्टेज रहती है तो इसका परिणाम ये होता है कि मैरस्मस डिजीज जनरेट हो जाती है या फिर प्रोड्यूस हो जाती है। एंड द पेशेंट बिकम्स थिन, जो व्यक्ति होता है, पेशेंट होता है, मरीज जो होता है वह थिन हो जाता है, कमजोर हो जाता है। द बॉडी अपीयर्स लाइक ए स्केलेटन, उसका जो शरीर है वह केवल हड्डियों का ढांचा रह जाता है या केवल उसके शरीर में हड्डियां ही दिखाई देती हैं। आईज बिकम सनकन, आंखें जो है वो अंदर जो जाया करती हैं। एंड दिस डिजीज यूजुअली अफेक्ट्स चिल्ड्रन हूज आर लेस देन 1 ईयर ऑफ ईयर ऑफ एज। अगर हम बात करें यह जो रोग है, यह जो डिजीज है वो सामान्यतः बच्चों को प्रभावित करता है, और वो भी उन बच्चों को जिनकी उम्र जो है बेसिकली 1 साल से कम होती है। When the mother of such a child becomes pregnant, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई भी मदर जो है बेसिकली किसी भी बच्चे की माँ जो है becomes pregnant and the child is weaned away from the mother's milk, यदि बच्चा दूध पी रहा है माँ का तो उसे भी न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा है अगर माँ उसकी प्रेग्नेंट हो गई है तो, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी। उसका सामान्य कारण ये भी है कि उसके शरीर को बिल्डअप करने के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और बेबी को मिल्क सप्लाई करने के लिए तो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और माँ को उतना प्रोटीन मिल नहीं पाता, जिसकी वजह से मैरस्मस डिजीज जो है ग्रसित होती है। नेक्स्ट वन, both kwashiorkor and marasmus can be prevented by the providing enough protein and carbohydrate enough। दोनों ही प्रकार की जो डिजीज होती हैं क्वाशिक्योर और मैरस्मस, उन दोनों को ही रोकने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन की जो डाइट होती है या फिर कहें कि हमारा आहार जो होता है उसमें इंक्लूडेशन होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एक सही मात्रा में। और ये डिजीज जो है उनको अगर हम ट्रीट करते हैं, उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बेसिकली हम कहेंगे इसमें न्यूट्रिशनल यानी ये कह सकते हैं कि सूटेबल जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके बच्चों, तो हम मलन्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोटीन मलन्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, हमने विटामिन मलन्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है तीसरा टाइप वो है मिनरल्स मलन्यूट्रिशन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, मिनरल्स बेसिकली स्मॉल रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, और इनकी अगर शॉर्टेज अगर बॉडी में रहती है तो उसका परिणाम ये होगा कि हमें अलग अलग प्रकार की शॉर्टेज या डिफिशियंसी डिजीज जो है मिनरल से रिलेटेड वो हो सकती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकती है। एंड इसी के साथ साथ ये हमारी लाइफ में क्या ये कहें कि हमारा जो डेली रूटीन है, हमारी जो इंटरनल जो केमिकल प्रोसेस जो होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आयरन के बारे में देख रहे हैं। आयरन हमारे लिए बड़ा ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। एंड इसी के साथ साथ लैक ऑफ आयरन जो होता है उसका परिणाम ये है कि आपको एनीमिया डिजीज हो सकती है। एनीमिया डिजीज यानी कह सकते हैं कि आयरन की अगर कमी होती है डाइट के अंदर तो उससे अफेक्टेड होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और शॉर्ट ऑफ या फिर ये कहें कि लो अमाउंट ऑफ द आरबीसी जो हैं वो एक डिजीज को जनरेट करती हैं जिसे हम एनीमिया कहते हैं। फॉलोइंग टेबल के बेसिस पर अदर जो मिनरल्स हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट कंटेंट जो आपके पास रखा है वो केवल और केवल मिनरल्स हैं, सेकंड कंटेंट आपके पास सोर्सेज हैं, थर्ड कंटेंट आपके पास फंक्शंस हैं। अगर फर्स्ट वन की बात करते हैं तो सोडियम बेसिकली कॉमन सॉल्ट, फिश, मीट एंड एग एंड मिल्क से मिलता है हमें। और इसके अगर फंक्शंस के बारे में देख रहे हैं, फंक्शंस की डीलिंग अगर कर रहे हैं अपन तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल चार्जेस एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बॉडी, इन सबको ये पर्टिकुलर फंक्शंस हैं जो सोडियम से ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट कंटेंट है पोटेशियम। पोटेशियम में जितने भी फूड प्रोडक्ट होते हैं सब में स्मॉल या मेजर अमाउंट के तौर पर पोटेशियम पाया जाता है, और इसका बेसिकली अगर बात करते हैं मेंटेनिंग बैलेंस एंड इसी के साथ साथ कंट्रोल ऑफ द मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ द न्यूरल चार्जेस, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बॉडी एंड ऑपरेट्स डिफरेंट सेलुलर रिएक्शन। नेक्स्ट कंटेंट आता है कैल्शियम। कैल्शियम के सोर्सेज के तौर पर मिल्क का यूज करते हैं, एग यूज करते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं। अगर इसके
नेक्स्ट है फॉस्फोरस। जैसा कि हम देख पा रहे हैं विभिन्न फॉस्फोरस के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज के तौर पर या सोर्सेज के तौर पर कंटेंट हैं वो मिल्क हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पीनट मिलेट, फिंगर मिलेट, ड्राई फ्रूट्स एंड लीवर एंड किडनी होता है। इसके कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, मेंशन कर रखा है। ये भी बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करते हैं अलॉन्ग विद कैल्शियम। कैल्शियम के साथ ये जो है इसको स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट वन आयरन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं आयरन एक पर्टिकुलर एक मिनरल है जो हमें लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, पीनट मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड, वेजिटेबल, कैरेट एंड जैगरी इनसे हमें मिलता है। ये सोर्सेज हैं इनके। और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये कहें कि जो फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का उसमें आयरन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है, ये फंक्शन है इसका। इसके साथ साथ जितने भी टिश्यूज होते हैं उनमें ऑक्सीडेशन का वर्क भी होता है। नेक्स्ट कंटेंट हमारा आता है आयोडीन। आयोडीन पर्टिकुलर कह सकते हैं कि एक प्रकार का मेटल है और जो हमें सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सी फिश, ब्लैकबेरी एंड रॉक सॉल्ट से मिलता है। इसके फंक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन का निर्माण होता है, पर्टिकुलर इसके फंक्शन है। इसके साथ ऑक्सीडेशन ऑफ द टिश्यूज। नेक्स्ट कंटेंट आता है हमारे पास वाटर। वाटर भी हमने रिसोर्सेज के तौर पर या ये कहें कि न्यूट्रिशन जितने भी होते हैं उनमें वाटर को भी काउंट किया था। तो वाटर के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर पानी एक प्लेंटी फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि प्लेंटी ऑफ वाटर बट मोर देन 95% ऑफ टोटल वाटर ऑन द अर्थ इज इन द फॉर्म ऑफ सैलाइन वाटर। यानी जितना भी पानी पाया जाता है उसका अधिकतम हिस्सा लगभग 95% हिस्सा जो है वो सैलाइन वाटर होता है, खारा पानी होता है जो कि समुद्रों, महासागरों, ओशियंस और सीज में पाया जाता है। एंड इसी के साथ साथ 2% वाटर ही ऐसा होता है जो पृथ्वी पर अवेलेबल होता है जो हमारे लिए पोर्टेबल वाटर की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है या ड्रिंकिंग वाटर की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है पीपल्स ऑफन हैव फेस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी ये कहें जो लोग जो हैं कम पानी होने की वजह से 2% ही पोर्टेबल वाटर है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको साफ और शुद्ध पानी जो है पीने योग्य नहीं मिल पाता। उन्हें इस चीज़ की समस्या, इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। एंड इसी के साथ साथ हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, मोस्टली ये चीज़ एक सबसे यूनिक मैनर जो है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि वाटर एक प्रीशियस पार्ट है हमारी लाइफ का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। जितना कम से कम उपभोग करके अच्छा काम करें उतना अच्छा है, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन भी इसी पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं वाटर हमारे लिए बायोलॉजिकल फंक्शन जितने भी होते हैं बॉडी में उन सबके लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसी के साथ वाटर जो है वह बाउल मूवमेंट जो है उसके में भी प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है। एंड पानी जो है या वाटर जो है वह है हमारी डाइजेशन ऑफ फूड, यानी प्रॉपर डाइजेशन जो है हमारा भोजन का, उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी होता है। इसके अलावा वन शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए पोर्टेबल वाटर की, ड्रिंकिंग वाटर की? तो इट शुड बी कलरलेस या रंगहीन होना चाहिए, इट शुड बी ऑर्डरलेस या गंधहीन होना चाहिए, इट शुड बी फ्री ऑफ एनी विजिबल इम्प्योरिटीज, और यह किसी भी प्रकार की जो ये कह सकता हूँ अशुद्धियाँ जो होती हैं, जो विजिबल अशुद्धियाँ होती हैं उनसे मुक्त होना चाहिए। एंड इसी के साथ इट शुड हैव राइट बैलेंस ऑफ मिनरल्स, इसमें पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब कुछ इफेक्ट हम देखते हैं यहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर का। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगर खराब पानी अगर पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं तो उनसे हमें क्या क्या इफेक्ट होता है, क्या क्या प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारी बॉडी में होता है, क्या क्या चेंज मॉडिफिकेशन है चेंजेस होते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर कैन रिजल्ट इन मेनी डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया, जॉन्डिस एटसेट्रा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगर खराब पानी अगर पीते हैं या फिर ये कहें कि उस पानी साफ नहीं होता है, गंदा पानी होता है, उसको अगर पीते हैं इसमें मैनी इम्प्योरिटीज होती हैं, अगर वो पीते हैं तो डेफिनेटली यह मैनी टाइप की डिजीज को जनरेट करता है, जैसे कि कोलेरा, डायरिया और जॉन्डिस ऐसी बीमारियां जो होती हैं विशेष तौर से वह व्यक्ति सफ़र करता है इनसे। एंड इसी के साथ अगर नेक्स्ट कंटेंट में अगर देखते हैं जैसे कि यूनिया वर्म डिजीज के बारे में भी आपने पढ़ा है कि ड्रैगनकुलस मेंडेसिस, ये एक पर्टिकुलर एक मैनर है जिसमें यूनिया वर्म एक प्रकार से नेमोटेड कहलाता है, यानी कह सकता हूँ ये साइंटिफिक नेम है यूनिया वर्म का। एंड ये नेमोटेड है जो बेसिकली पानी के अंदर ही अंडे देता है और जो पानी को क्या कर देता है बेसिकली कंटामिनेटेड कर देता
जितने भी स्वास्थ्यकर्मी हैं उन सबकी अथक मेहनत और अथक प्रयास से इसे इरेडिकेट कर दिया गया राजस्थान से इसे मुक्त कर दिया गया, नाड़ू रोग से इसे मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट कंटेंट लेते हैं ओबेसिटी। जैसा कि आप लोग सब देख पा रहे हैं, ओबेसिटी का मीन्स मोटापा होता है, ए कंडीशन इन विच द बॉडी एक्यूमुलेट्स टू मच फैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में फैट कलेक्ट हो जाता है, एक जगह है एकत्रित हो जाता है, और वो अधिक फैट जो है वो मोटापा या ओबेसिटी का मैनर होता है। ओबेसिटी कैन कॉज मैनी कॉम्प्लिकेशन। मोटापा जो है भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स और समस्याओं का कारक होता है। एंड जो भी ओबेसिटी से अफेक्टेड पर्सन होता है, ओबेस पर्सन होता है, मोटा व्यक्ति होता है, लाइकली टू सफर द हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड आर्थराइटिस। भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से वह अफेक्टेड हो जाता है, सफ़र करने लग जाता है, जिसमें हार्ट डिजीज यानी हृदय रोग, हाइपरटेंशन यानी हाइपरटेंशन का मतलब बीपी, ब्लड प्रेशर वाली बीपी इंक्रीज जो होता है, बीपी हाई बीपी जिसे कहते हैं, एंड इसी के साथ साथ डायबिटीज जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं, आर्थराइट्स घुटनों में जॉइंट्स में पेन होना, तो ये आर्थराइट्स वगैरह ये सब मोटापा के लक्षण हैं। नेक्स्ट कंटेंट हम देखते हैं ब्लड प्रेशर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, द प्रेशर एक्सेप्टेड बाय द आर्टरीज टू द ब्लड फ्लो इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। यदि हम बात करें, जितनी भी धमनियाँ होती हैं, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर फ्लो होने वाला जो ब्लड है उसके द्वारा लगाए जाने वाला दबाव जो है आर्टरीज के ऊपर, धमनियों के ऊपर, आर्टरीज के ऊपर, वह क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है। किसी भी एक हेल्दी व्यक्ति यानी कहते हैं कि हेल्दी पर्सन में जो ब्लड प्रेशर होता है उसका जो रेंज है वो 80/120 mmHg होता है। ये WHO के द्वारा नॉमिनेटेड या फिर ये कहें बताए गए डिजिट हैं, जिसमें 80/120 mmHg ये कह सकते हैं हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है। और इसे हम 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को, जिसे हम कह सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में अगर देखते हैं तो एक ऐसे कहें कि द प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा कि आप सबको पता है, हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 अगर बात करें तो 2 यूरिकल्स होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट कैटेगरी करके ऐसे गए 4 कैटेगराइज पोर्शन बनाते हैं और चैम्बर होता है। और उसी चैम्बर में से किसी एक चैम्बर के बारे में हम यहाँ डील कर रहे हैं, जिसे हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर इंप्लीमेंट होता है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रहा है, और वह कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर है, जो प्रेशर के लिए मतलब जितना कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो उसके लिए रिक्वायर्ड प्रेशर है, वह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा ही हाई होता है और 120 mmHg इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा कि WHO के जो आंकड़े हैं या डिजिट्स या फिगर हैं, उनके अकॉर्डिंग 120 mmHg जो है वह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का फिगर होता है। नेक्स्ट वन, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेकंड पार्ट है ब्लड प्रेशर का। प्रेशर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द डायस्टोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसा कि हमने पढ़ा सिस्टोलिक में कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होना ये क्या जनरेट करता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट करता है। ऐसे ही अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में रिलैक्सेशन हो रहा है तो इट मीन्स हम उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वह हमेशा ही लोअर साइड यानी कह सकते हैं कि लोअर जो डिजिट होता है वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अप्रॉक्सीमेट एक हेल्दी पर्सन में 80 mmHg एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरटेंशन से रिलेटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नई टर्म है, साइंटिफिक टर्म है हाइपरटेंशन। व्हेन ब्लड प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली हायर देन नॉर्मल रेंज। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा होता है, लगातार निरंतर ही ज़्यादा रहता है, तो उस एज को, उस सिचुएशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं या फिर हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओबेसिटी, डायबिटीज एंड ओल्ड एज ये जो बेसिकली फेजेज हैं, मोटापा हो सकता है, डायबिटीज यानी मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति हो सकता है, या फिर एक उम्र का जो पड़ाव है यानी ओल्ड एज जो सेगमेंट है उम्र का, उसमें भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिससे हाइपरटेंशन बन जाता है या उत्पन्न हो जाता है। कारण क्या है? फैट रिच डाइट रिजल्ट्स इन अ हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। यानी फैट की अधिकता की वजह से हमारा जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमा हो जाती है। एंड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बेसिकली हमारी
फ्लो हो रहा है उससे टेंशन ज़्यादा जनरेट होता है और हाई जो ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। और ये लंबे समय तक अगर चलता रहता है तो उससे एक प्रोग्रेसिव फेज में रहता है तो उससे एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के नाम से भी जानते हैं, जो एक बेसिकली हार्ट डिजीज का टाइप होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस डील करने चाहिए हाइपरटेंशन की अगर सिचुएशन होती है तो। टेकिंग ए बैलेंस डाइट विच इज लो ऑन फैट एंड हाई ऑन फाइबर्स कैन हेल्प प्रिवेंट द हाइपरटेंशन। हमारी जो डाइट है उसके अंदर कम से कम फैट होना चाहिए एंड इसी के साथ साथ उसमें फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। अगर हम ऐसा रेगुलरली इसमें अपनाते हैं तो शायद काफ़ी हद तक हाइपरटेंशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड इसी के साथ साथ जब भी हमें जैसा भी मौका मिले हमें रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और एक लिमिट सेक्शन तक ही कीजिए बट रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। नेक्स्ट वन, हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर इन मैन ब्लड प्रेशर फॉल्स बिलो द नॉर्मल रेंज, यानी एक लोअर जो लिमिट होती है, लोअर जो लेवल होता है उससे अगर नीचे की ओर ब्लड प्रेशर है अगर डाउन हो जाता है एक लंबे ड्यूरेशन तक, देन उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसे लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हाइपरटेंशन का परिणाम ये होता है कि जो ब्लड की सप्लाई होती है वो प्रॉपर्ली ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाती, जैसे कि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया और भी डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी में प्रॉपर तरीके से ऑपरेट करने के लिए, तो इन तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। और उसका कारण ये होता है कि जो ऑर्गन्स तक ब्लड की सप्लाई अगर नहीं हो रही है तो वो ऑर्गन पर्टिकुलर डैमेज हो जाते हैं, शॉर्टेज ऑफ ब्लड, या फिर ये सिंपल से वे में कहूँ क्योंकि ब्लड में ऑक्सीडेटेड जो ब्लड होता है जो हार्ट से पंपिंग करके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है, जिससे अगर ऑक्सीजन उन सेल्स या उन ऑर्गन्स तक नहीं पहुँचता है तो प्रॉपर वे में हम मैनर में डीलिंग नहीं कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि वो डैमेज हो जाता है ऑर्गन एंड इसी के साथ साथ उसका परिणाम जो होता है कि डेथ हो जाती है। नेक्स्ट कंटेंट आता है एडिक्टिव सब्सटेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडिक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी प्रकार के ऐसे पदार्थ जो हम रेगुलर बेस में यूज करते हैं और एक लिमिट के बाद हमें उनकी आदत हो जाती है, उनके बिना हमें रहा नहीं जाता, और उनमें से कुछ हैं सम सब्सटेंस हैव सम such properties that people becomes addicted to them. These are called addictive substances. यानी वे पदार्थ जिनमें ऐसे कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनका सेवन करने से कोई भी व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है, उसकी लत लग जाती है, तो ऐसे पदार्थों को हम एडिक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बड़ा ही हार्मफुल होते हैं, यानी कह सकते हैं these are very harmful to the body. Next, हम सम एडिक्टिव सब्सटेंस को यहाँ डील कर रहे हैं। फर्स्ट वन गुटखा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गुटखा एक प्रकार का मिक्सचर होता है, इसका बीटल नट एंड लाइम एंड कैडेशियम आर सम फ्लेवरिंग एजेंट्स, और भी कुछ फ्लेवरिंग ऐसे करके 4 कंपोनेंट्स इसमें मिक्सचर होते हैं गुटखे के अंदर, गुटखे का जो पर्टिकुलर पाउच है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भी कोविड-19 के दौरान भी जो है गुटखा और जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट वगैरह जो हैं उनको भी बैन किया जा चुका है कि वो जो भी एडिक्टेड पर्सन है वो उनका यूज नहीं कर सके, और जो सेलर्स हैं वो भी प्रॉपर तरीके से उनको सेल नहीं कर सके। और पीपल्स ऑफन मिक्स टबैको अलॉन्ग विद इट, और इसी के साथ साथ कुछ मात्रा में कुछ गुटखे के जो पाउच होते हैं उनमें ये कह सकता हूँ कि टबैको फॉर्म जो होती है वो ऐड कर दी जाती है, जिससे एक कंटिन्यूटी अगर फेज में यूज किया जाता है तो वह व्यक्ति जो है उसका एडिक्ट हो जाता है। नेक्स्ट कंटेंट टबैको। टबैको वैसे तो अगर बात की जाए तो विभिन्न प्रकार की वैराइटीज से टबैको का यूज किया जाता है, जिनमें हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्मोकिंग के द्वारा ले सकते हैं, या फिर टबैको को चबाकर भी प्रॉपर्ली तरीके से उसे यूज करते हैं लोग। और गुटखा और टबैको जो होते हैं वो दोनों ही माउथ कैंसर का कारक होते हैं, और अगर लंबे समय तक इनका यूज किया जाता है तो ये लंग कैंसर तक भी पहुँच जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थर्ड टॉपिक हमारा एल्कोहल है। एल्कोहल वैसे बीवरेज वाले सेक्शन में आता है, और एल्कोहल एक हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस है, ये बहुत ही जल्दी लोगों को अपनी लत में काउंट कर देता है, या फिर ये कहूँ जिसके बिना लोग जल्दी से रह नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि इसमें जो अवेलेबल जो बीवरेज वगैरह होते हैं उनमें अवेलेबल जो एथेनॉल होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, उसका प्रयोग बेसिकली डिफरेंट रेशो के अंदर एल्कोहलिक बीवरेज के लिए किया जाता है। जैसे अलग अलग प्रकार के जो ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट ये कह सकता हूँ कि बीवरेज कंटेंट होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के, उनमें रेशियो जो होता है इथाइल अल्कोहल का वो डिफरेंट होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लैक ऑफ अलर्टनेस। लैक ऑफ अलर्टनेस का मीन्स हमारे बॉडी में जो अलर्ट होने की कैपेबिलिटी होती है उसकी शॉर्टेज होने लग जाती है। इसके अलावा बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता। लीवर भी लंबे समय तक
नेक्स्ट कंटेंट हमारा आता है ओपियम। जो भी ओपियम के बारे में बात की जाती है, ओपियम जो होता है बेसिकली एक प्रकार का एक्सट्रैक्ट होता है, और जो जिनका प्रयोग केमिकल इंडस्ट्री जो होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो होती है, पेन किलर्स के लिए इसका यूज़ करती हैं, जैसा कि आपने सुना होगा मॉर्फिन, कोडीन, ऐसे जो कंटेंट होते हैं वो बेसिकली ओपियम से फाइंड आउट किए जाते हैं। एंड अदर मेडिसिन में भी इसका यूज़ होता है। मैनी अगर हम बात करें, बट मैनी पीपल्स डेवलप द ओपियम एडिक्शन, पर कुछ लोग जो हैं उसे मेडिसिन तरीके से ना लेकर उसे डायरेक्ट एडिक्शन के लिए या फिर अपने ये कह सकते हैं नार्कोटिक फॉर्म्स के लिए ही वो यूटिलाइज करते हैं और ओपियम एडिक्शन से अफेक्टेड हो जाते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनकी लाइफ तबाह हो जाती है। जैसे के साथ साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं बेसिकली जो अपने बच्चों को ओपियम जो है वो देती हैं, और वो भी केवल और केवल उस पर्पज़ के लिए कि बच्चा जो है वो एक लंबी डेप्थ नींद तक या स्लीपिंग मोड तक वो रहे या सो पाए, बार बार उठे नहीं, और तब तक वो अपना घर का काम या अपना जो भी वर्क है वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। और लगातार अगर ऐसा चलता रहता है तो बच्चा इजी वे में जो है ओपियम से अफेक्टेड हो जाता है या एडिक्ट हो जाता है। कुछ लोग जो है उसको बॉईल करते हैं ओपियम को पानी के साथ, आफ्टर दैट उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको वो क्या करते हैं यूज़ करते हैं, उससे भी उनको नशा होता है। एंड इसके साथ साथ ओपियम जो है बेसिकली इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको ओपियम डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि फ्रिक्वेंट एपिसोड ऑफ द सिकनेस, कुछ टाइम के बाद वह बीमार होने लग जाता है। एक हेल्दी वाली व्यक्ति जो है लगातार एडिक्ट है इसका, एक फेज के बाद वह बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद फाइनली प्री मैच्योर डेथ यानी समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ अदर कंटेंट और दे रखे हैं। अदर एडिक्टिव सब्सटेंस में अगर बात करते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन्ड एडिक्टिव सब्सटेंस पीपल्स आर आल्सो, अगर बात करें मारी अर्जुन, चरस, हीरोइन, एलएसडी, एजेक्ट्रा, ये सारे कुछ एडिक्टिव सब्सटेंस और हैं। और बेसिकली यूथ जो है आजकल ऐसे खाद्य पदार्थों में या फिर इस प्रकार के पदार्थों में इन्वॉल्व हो रहा है, और जिससे उनकी मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट, इट अफेक्ट्स द फैमिली टाइज, प्रोड्यूस अनप्रोडक्टिव एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ विच कैन प्रूव टू बी स्टार्टर्स फॉर द सोसाइटी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फिजिकल और मेंटल इम्बैलेंस होने के साथ साथ परिवार के जो लोग होते हैं वो ना तो परिवार के लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति ना तो अनप्रोडक्टिव फेज में नहीं होते हैं और ना ही एम्प्लॉयड फेज में होते हैं, वो बेरोजगार रहते हैं एंड ना ही वो कुछ अर्निंग कर पाते हैं प्रॉपर्ली तरीके से, और कहीं ना कहीं इसका सोसाइटी और समाज में भी बुरा असर देखने को मिलता है। नेक्स्ट कंटेंट, मिसयूज ऑफ द मेडिसिन। देयर आर द मेनी मेडिसिन, यहाँ बहुत सारी मेडिसिन दे रखी है जिनमें सेडिटेशन का नेचर होता है। अगर उनकी हाई डोज ली जाती है, हाई डोज का मतलब अगर आप लिमिट से ज़्यादा ले रहे हैं तो सेडिटेशन नेचर होना स्वाभाविक है। जैसे कि अगर बात करें मॉर्फिन, डाइजिपाम, नाइट्रोजिपाम एंड ब्यूडिक्लोफिन एंड पेंथेडिन, कोडीन, एजेक्ट्रा, ऐसे कुछ मेडिसिन हैं जो बाकायदा सेडिटेशन नेचर अगर हाई डोज में ली जाती है तो ये सेडिटेशन नेचर प्रोवाइड करवाती हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ यहाँ पर्टिकुलर मैनर में बताया है हमने, डाइजिपाम, नाइट्रोजिपाम जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं, मेडिसिन सेलर्स ऐसे हैं जो इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ही क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं या दे देते हैं। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारे यंग व्यक्ति जो हैं इसका कंज्यूम करते हैं, और दीज मेडिसिन का यूज जो है डेली फिक्स एंड डेली रूटीन में अपनी आदतों के लिए, अपनी दर्द के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेंट में यूज होने वाला जो क्लीनर होता है उसका यूज करते हैं, शू पॉलिश का यूज करते हैं, आयोडीन का यूज करते हैं अपने एडिक्टिव फेज के लिए और इंटॉक्सिकेशन के लिए। मेनी इलेक्ट्रिकल्स जो होते हैं, जितने भी मोटर मैकेनिक्स होते हैं, वो वेरी यंग एज के अंदर एक्सपोर्टेड हिलिंग द फ्यूम ऑफ द सब्सटेंस, जैसे पेट्रोल, डीजल, इनकी जो फ्यूम होती है, उनकी जो गंध होती है, उनसे उनके कांटेक्ट में रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक आदतन फेज हो जाती है, वो उससे एडिक्ट हो जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे जो आपके पास स्टेट हैं उनमें बेसिकली ये है, इसका प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है। ओपियम से जो प्रभावित जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यंग पीपल जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के वो ऐसे हीरोइन वगैरह जो होते हैं, ओपियम का ये एक सब सेगमेंट है, एक्सट्रैक्ट करके बनाए जाने वाला प्रोसेस है जिसे हीरोइन कहते हैं। एक प्रोडक्ट है जो एक नार्कोटिक प्रोडक्ट है, और इससे नॉर्थन ईस्टर्न के स्टेट वाले जितने भी लोग हैं ये विक्टिम से ये इससे शिकार हो जाते हैं या फिर जब ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और ये डेंजरस सिचुएशन होती है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। बहुत अच्छा प्रयास जो है अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर्ली तरीके से इनका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो आज हम जितने भी मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं एक सही सूटेबल वे के अंदर जितने भी नार्कोटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये फाइनल लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। और मेनी सेलर्स जो हैं ऑफन मिक्स सम अनवांटेड सब्सटेंस टू फूड टू अर्न हैवी प्रॉफिट। जैसा कि हम जानते हैं कि
बहुत सारे सेलर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनका काम ही एक ही होता है कि वो अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं उनको इसीलिए फूड प्रोडक्ट में मिक्स कर देते हैं, वो भी केवल और केवल अर्न हाई प्रॉफिट यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए। बट फूड रेपुटेशन कैन भी हार्मफुल होता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं भोजन जो होता है, मतलब भोजन जो है जिसमें मिलावटी कंटेंट जो होता है वो हमारी हेल्थ के लिए बड़ा ही नुकसानदायक होता है। एंड इसी के साथ साथ एडल्ट्रेट जो फूड है उसके कारण से कैंसर, फूड पॉइजनिंग और मेनी अदर डिजीज हो सकती हैं। तो बच्चों आज हमारा ये वीडियो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ मैं आपके बीच आऊँगा और आप ज़रूर इसको पढ़ेंगे। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है SR ग्लोबल का, उससे आप लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नए जो भी वीडियोज आने वाले हैं उन तक आपकी पहुँच हो सके, जल्दी से जल्दी आप उन तक पहुँच सके। सो बेस्ट ऑफ लक।